Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 18th of April 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस किया जाता है, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए दो इंपॉर्टेंट पेड कोर्सेज एक्टिव है, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है और इससे एनरोलमेंट जो है वो आना शुरू हो गए, तो फटाक से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ दूसरा जो ग्रुप है वो फुल टाइम पेड ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और 2020 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है और इन पूरी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। तो यहां पर बात हो रही है कलारी पयट्टू के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कलारी पयट्टू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंडियन मार्शल आर्ट है, इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है कलारी पयट्टू। और ये इंडियन फाइटिंग स्टाइल हम लोग को देखने को मिलती है। तो भारतीय मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्टाइल है ये कलारी पयट्टू, और इसको सिंपली कलारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हालांकि काफी सारे हमारे इंडियन स्टेट्स में कलारी जो है वो दारू के ठेके को भी कहते हैं, राइट। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, दारू के ठेका मत लिख के आना कोई। कलारी पयट्टू एक बेसिकली इंडियन आर्ट फॉर्म है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म, ठीक है, फाइटिंग स्टाइल है ये। और कहां पर ओरिजिनेट हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज अक्सर पूछी जा सकती है, तो याद रखना केरला में ये मार्शल आर्ट फॉर्म ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है कलारी पयट्टू। और कहा जाता है कि केरला की जो महिलाएं हैं, कैलराइट सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, वो कलारी पयट्टू में ट्रेनिंग भी हासिल करती हैं। और आप जानते हो, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है कि साउथ इंडिया के अंदर महिलाओं के ऊपर काफी कम रेस्ट्रिक्शंस जो है वो मतलब मेडिवल एरा से लगाए जाते थे, यानी कि मेडिवल पीरियड के समय पे हमने देखा था कि साउथ इंडियन में काफी कम रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे महिलाओं के ऊपर, राइट। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको इस कलारी पयट्टू के थ्रू भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड डायरेक्टली मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो उसमें आप इस प्रकार की चीजें भी उपयोग कर सकते हैं, राइट। और ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों था, अब न्यूज में क्यों था दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज में केरला टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरला ने कलारी पयट्टू जो है इस इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म को शामिल किया हुआ है इनके थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स में। तो ऐसे 6 थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स इन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से एक कलारी पयट्टू भी है, ठीक है। इसके अलावा योगा वगैरह भी है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली आपको ये वाली चीज पूछी जाएगी, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पूरी चीज बता दी है, ठीक है। इसके बाहर का और कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम लोग मेरू जात्रा के बारे में और दंड नाट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं दंड नाट के बारे में, फिर बात करेंगे मेरू जात्रा के बारे में, ठीक है। तो दंड नाट क्या है, तो क्वेश्चन आएगा दंड नाट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 21 दिन का लंबा ये फेस्टिवल होता है जहां पर काफी सारी 21 दिन की तपस्याएं की जाती है लोगों के द्वारा, राइट। तो 21 दिन का काफी लंबा फेस्टिवल होता है। कहां पर होता है ये, तो ओडिशा में होता है, ये चीज याद रखना, लोकेशन याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फलाना फेस्टिवल किस पर्टिकुलर स्टेट में होता है, तो ओडिशा याद रखिएगा। ओडिशा में दंड नाट नाम का एक फेस्टिवल होता है जो कि 21 दिन का होता है। इस फेस्टिवल में सिर्फ पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और कहा जाता है कि इनमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको दंडू कहा जाता है, या फिर दंडुआस जो है वो इनको कहते हैं, और इनको भोक्ता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पुरुष, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस फेस्टिवल के अंदर महाकाली जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा जो है वो की जाती है। और इस फेस्टिवल का जो आखिरी दिन होता है, यानी कि जो 21वां दिन होता है, जिस दिन ये फेस्टिवल खत्म होता है, उस दिन मेरू जात्रा नाम का फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, मेरू जात्रा। और मेरू जात्रा जो है गाइस, ये बेसिकली महाविषुव संक्रांति के दिन पड़ता है, और ओडिशा के अंदर ओडिया न्यू ईयर जो है, यानी कि ओडिया का नया साल, वो महाविषुव संक्रांति के दिन
मनाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेरू जात्रा जो है वो ओडिया न्यू ईयर की शुरुआत होती है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखो, इसके बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो देखिए अभी ओडिशा के अंदर गंजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली इस फेस्टिवल को बैन कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस का इशू चल रहा है और एक जगह काफी सारे लोग खड़े नहीं हो सकते, तो ये काफी रिस्की हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए इस फेस्टिवल को बैन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग आकर इकट्ठा होते हैं, राइट। वेरियस एक्टिविटीज होती है, 21 दिन की तपस्याएं वगैरह चलती है, मेला टाइप का लगता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक और फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है हम लोग को कि ये त्रिचूर पूरम उत्सव जो है, त्रिचूर पूरम फेस्टिवल, ये कहां पर मनाया जाता है। याद रखना ये केरला में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। त्रिचूर पूरम उत्सव पहली बार इस फेस्टिवल को रद्द कर दिया है। और रद्द क्यों किया, अब आप समझ ही गए हो इस फोटो को देख के कि भीड़ लगती है फेस्टिवल वगैरह में, तो इसलिए यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि ये फेस्टिवल रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है, राइट। और इस फेस्टिवल को केरला की मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहा जाता है, सभी त्योहारों की मां कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो केरला का हम लोग को ये देखने को मिलता है, राइट। और ये फेस्टिवल जो है गाइस पूरम, त्रिशूर पूरम या त्रिचूर पूरम इसको बोलते हैं। त्रिचूर पूरम जो फेस्टिवल है ये 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। उस समय कोची के महाराजा थे। कोची जो स्टेट है एट प्रेजेंट जो हम लोग को केरला देखने को मिलता है और कोचीन का जो इलाका है, तो ये महाराजा का नाम क्या है, सक्थान थम्पूरम। तो थोड़ा सा एक बार यहां पर करेक्शन कर लेना, ये सक्थाम है, सक्थान थम्पूरन है, ठीक है। तो इन राजा का नाम है, महाराजा थे ये कोची के, जिन्होंने इस फेस्टिवल को जो है वो शुरू किया था और पहली बार ये फेस्टिवल रद्द हुआ है। तो सिंपल बस याद रखो कि ये फेस्टिवल जो है वो केरला का है और ये फेस्टिवल किस महाराजा के द्वारा शुरू किया था, बस ये दो चीज बस याद रखना। और ये वाली चीज जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली आ सकती है और यूपीएससी जो है वो शायद आपसे मैच द फॉलोइंग में सिर्फ स्टेट का नाम पूछेगा, ठीक है। वो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज थोड़ा सा डिटेल में जो है वो चले जाते हैं कुछ, मतलब यानी कि फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट सिविल सर्विसेज ज्यादा पूछ लेता है और यूपीएससी ज्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड हम लोग को देखने का मिलता है। तो उसके बारे में आपको पता होगा, राइट, जनरल चीजें ये सब। अब पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब देखिए इस न्यूज में यहां पर बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो फार्मिंग और उसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं, फार्मिंग और यानी कि खेती और संबंधित क्षेत्र जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कुछ इनिशिएटिव जो है वो लेकर आए हैं। तो हम लोग देखेंगे ये क्या क्या इनिशिएटिव्स है, बट उससे पहले फार्मिंग सेक्टर के लिए इनिशिएटिव्स की क्यों आवश्यकता है। तो देखो आज की रेट में लॉकडाउन के चलते तो सभी सेक्टर्स अफेक्टेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, सभी के सभी सेक्टर्स, बट फार्मिंग सेक्टर्स के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। तो देखिए गाइस, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो कहा जाता है कि 69% हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से एसोसिएटेड है, राइट। और फार्मर जो है गाइस, अगर इनको नुकसान पहुंचता है तो ये हमारी कंट्री के लिए काफी बुरी हालत जो है वो हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि फार्मिंग सेक्टर को हम लोग को बेहतर तरीके से जो है वो अच्छा करना है। और ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2022 तक फार्मर्स जितने भी हमारी कंट्री के अंदर उनकी इनकम को डबल करना है। बट हालांकि कोरोना क्राइसिस को लेकर काफी सारी चीजें अब थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, राइट, बट फिर भी फार्मिंग सेक्टर के ऊपर हम लोग को ज्यादा कंसर्न रखना है, ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आप मेंस एग्जामिनेशन में उपयोग करेंगे। और सेकेंडली लॉकडाउन मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि आप अभी क्या करिए, ये मैं अपने जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको बता देता हूं, अपने पास पेपर्स जो है वो लेकर रखिए, पेपर्स नोट्स बना के रखिए और जितनी भी चीज कोरोना वायरस से रिलेटेड हो रही है वो सब चीज जो है वो नोट्स में डालते जाइए। हर एक चीज एक ही जगह पे होनी चाहिए आपके पास, यानी कि एक फ्री पेजेस ले लो, खाली खाली कोरे पन्ने होते हैं ना, तो वो ले लो और जितनी भी चीजें आ रही कोरोना वायरस से रिलेटेड सब कुछ नोट डाउन करते चलो। और फिर एक बार जब कोरोना वायरस खत्म होगा और आपका मेंस एग्जामिनेशन पास में आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, जितनी भी कोरोना वायरस से चीजें थी वो आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी चीजें उसमें अच्छी हैं, अच्छी मतलब कि एग्जामिनेशन में लिखने लायक है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे और बैठकर एक आंसर बनाएंगे कोरोना वायरस का, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में मौका नहीं मिलेगा आपको आंसर सोचने का कि क्या आपको आंसर लिखना है, तो सोचने का वहां पर मौका नहीं रहता। तो इसलिए पहले से ये प्रैक्टिस करके चलो, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड इस साल डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो इसलिए अभी से ये बनाते चलो। और कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स वीवीआईपी होते हैं, तो वो आपको बताते रहता हूं। और लेक्चर के एंड में भी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। और आई नो कि काफी सारे लोग शायद नहीं करते होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि काफी कम लोगों का मेरे पास नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखा हुआ था कि सर होमवर्क डन। तो मैं चाह रहा हूं, क्योंकि लोग देखो ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा लोग लेक्चर जो है वो हर दिन देखते हैं, राइट, ये वाले रेगुलर बेसिस पर। तो इसीलिए आप लोग को करना है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब चीजें करनी है, लेक्चर को पूरा एंड तक देखना है और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो पूरा करो, क्योंकि जिसने ये किया वो एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्रैक करेगा। ये बात की मैं गारंटी लिख कर देता हूं, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं वो वीवीआईपी टॉपिक्स होते हैं गाइस, राइट। ऐसी हवा में कोई टॉपिक्स नहीं दे देता मैं। चलो एनीवेज,
अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। तो अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फार्मिंग और अलाइड सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला इनिशिएटिव ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया। एक ऐसा कॉल सेंटर जो कि क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा स्टेट्स और इंटर स्टेट्स के बीच में। किससे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन है? मूवमेंट से रिलेटेड पेरिशेबल कमोडिटीज के। पेरिशेबल कमोडिटीज क्या होती हैं? ऐसे माल, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। फार्मिंग सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सब्जियां होती हैं, जो फल जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अगर वो ज्यादा देर तक जो है वो बाहर रहेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, राइट। जैसे कि आप अपने घर पर सब्जी लेकर आते हो, डाइनिंग टेबल पर छोड़ देते हो, 3 दिन में सब्जी सड़ जाती है, राइट। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, सब्जी अगर आप फ्रिज में भी रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन चलेगी। तो ऐसी पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, और अगर ये प्रॉपर टाइम पर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा? वेस्टेज, फूड वेस्टेज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो फूड वेस्टेज ना हो और प्रॉपर डिलीवरी सर्विसेज हम लोग को देखने को मिल सके इन सब प्रोडक्ट्स की, पेरिशेबल गुड्स की, कमोडिटीज की। तो इसके लिए ये कॉल सेंटर लाया गया जो कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। आपस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है सामान, तो उसके बीच में मतलब किस प्रकार से जा रहा है सामान और कहां तक पहुंचा, कितनी जल्दी पहुंच रहा है, राइट। तो उसके बीच में ये मतलब जो कॉल सेंटर हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी, ये एक इनिशिएटिव है, राइट, जो कि हेल्प करेगा फार्मिंग सेक्टर को। दूसरा इनिशिएटिव आ रहा है, बताया जा रहा है कि 8 करोड़ किसानों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। पीएम किसान स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। अब देखो, पीएम किसान स्कीम के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो इसके लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है यहां पर पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड। तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे बताने से पहले, यानी कि मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए, राइट। और ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लेते हैं पीएम किसान स्कीम के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस स्कीम के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि 6,000 रुपए पर साल हर साल में किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। 2-2 हजार रुपए हम लोग को देखने को मिलता है। 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 3 बार में किसानों को, 3 किश्तों में किसानों को जो है वो पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। और ये सभी किसानों को प्रोवाइड किया जाता है जिनके पास जमीन है, ठीक है। और वो जमीन जितनी भी साइज की है वो मैटर नहीं करती, बस उनके पास जमीन होनी चाहिए, राइट। तो जिन किसानों के पास जमीन है उनको ये 6,000 रुपए सरकार ट्रांसफर करती है। कौन सी सरकार ट्रांसफर करती है? तो राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। और जब ये स्कीम स्टार्टिंग में आई थी तो उस समय सिर्फ फोकस किया जा रहा था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर, कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है, 2 हेक्टेयर एकड़ से कम हम लोग को जिनके पास जमीन देखने को मिलती है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा था। फिर बाद में इस 2 हेक्टेयर वाले क्लॉज को हटा दिया गया, ठीक है। अब जिस भी किसान के पास जमीन है उसको केंद्र सरकार जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। पहला गलत हुआ तो नीचे ऑप्शन देखिए, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पहले तो जिस स्टेटमेंट में 1 लिखा है वो आपको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ये वाली चीज आप करते हो चलो, उससे क्या रहेगा कि आपको एक्जैक्टली पता रहेगा कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो आपने देखा पहला स्टेटमेंट गलत है, तो जैसे ही स्टेटमेंट गलत हो या सही हो तो आप नीचे ऑप्शन पे चले आया करो, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आप हैबिट डालो, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है प्रीलिम्स में। और हालांकि मतलब कल, जैसे आज आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो कल न्यूज आ चुकी है, राइट। किसकी न्यूज आ चुकी है कि शायद हो सकता है कि प्रीलिम्स जो है वो डिले होगा। इसकी 3 मई को जो अभी हम लोग को देखने को मिलेगा कि 3 मई को यूपीएससी जो है ये बताएगी कि डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट हालांकि अभी 80-90% चांसेस अब हो चुके हैं कि ये प्रीलिम्स जो है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला स्टेटमेंट की बात कर ली हमने, ये गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें गाइस, तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री अक्सर पूछी जाती है, तो मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो आंसर हमारा तीसरे पढ़ने से पहले ही आ गया कि ओनली 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बट हम लोग ये थर्ड स्टेटमेंट भी देखते हैं कि इसमें गलती क्या की गई है। तो गलती ये है गाइस कि स्टेट, यहां पर सेंटर लिखा है उसकी जगह स्टेट होना चाहिए, कि स्टेट की, राज्यों की जिम्मेदारी होती है ये पता लगाने की कि किस किसानों को या किस किसान की फैमिली को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसानों को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसको इस स्कीम का किसको इस स्कीम का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने देख लिया ये वाला टॉपिक पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब
नेक्स्ट जो इनिशिएटिव लिया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, तो वो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में दालें, पल्सेस जो है वो भारी मात्रा में डिलीवर की जा रही हैं, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको पल्सेस जो है, दाल जो है वो उनको मिल सके इस लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू हम लोग को देखने को मिला। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कराया था, अभी कुछ समय पहले ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। हमारा जो चैनल है ओनली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल है, इस पे जाकर आप 30 मार्च का जो वीडियो है 30 मार्च 2020 का, इसको आप देखिएगा। और कहां पर आपको देखना है, 6 मिनट 17 सेकंड पे जाकर आपको देखना है, राइट। तो यहां पर इस गरीब कल्याण पैकेज की बात हुई थी। और देखिए मैंने ये जो था, ये डेट कौन सी है, 30 मार्च की है। मैंने इसी डेट को आपको बता दिया था कि जो लॉकडाउन होने वाला है वो एक्सटेंड होगा। मुझे इस दिन काफी सारे लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखा था कि सर बिल्कुल नहीं होगा लॉकडाउन एक्सटेंड, हम लोग जो है वो मतलब 21 दिन में जो है वो कर लेंगे। बट मैंने आपको उसी समय श्योरिटी दे दी थी कि यार ये लंबा खिंचेगा, और देखिए अब खिंच गया ना। तो इस प्रकार से आप लोग को भी थोड़ी सी एनालिसिस करनी है पहले से, राइट, क्योंकि उस समय मुझे अंदाजा लग गया था, क्योंकि ये सब जो स्कीम जो आ रही थी वो 3-3 महीनों की स्कीम हो रही थी। मुझे लोग जो नीचे कमेंट बॉक्स पे काफी सारे लोगों ने लिखा था कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, 3 महीने इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अभी इस बीच लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं। बट देखो सरकार जो होती है वो हर चीज पहले से डिसाइड करके रखती है, राइट। यानी कि जैसे आप जब कलेक्टर बनेंगे तो आप पहले से नेगेटिव साइड्स को पहले पता करके रखेंगे अपने पास। पॉजिटिव साइड्स तो अपनी जगह काम कर रही है, बट आपको क्या है कि नेगेटिव खतरों को पता करके रखना है कि यार अगर कुछ मतलब दिक्कत हो जाती है तो आप प्लान बी जो है वो आपका क्या होने वाला है। तो ये सरकार का प्लान बी के तौर पर था, 3 महीने की जो सरकार ने बात करी थी इस स्कीम के तहत। आप पढ़ लीजिएगा जाकर, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे साथ इस टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ तो उनको पता लग गया होगा कि मैं 3 महीने की बात मैंने करी थी आप लोगों से, आपको याद रहोगा तो। और वो इसी टॉपिक के थ्रू हम लोग को 3 महीने का वो मिल गया था, क्योंकि ये जो बेनिफिट जो दिए जा रहे थे गरीब कल्याण पैकेज में, तो उसमें सिर्फ 3-3 महीनों की जो है वो बात की जा रही थी, राइट। तो ये भी एक हिंट था, और वो सरकार इस प्रकार के हिंट्स देती है, बट आप लोग को थोड़ा एनालाइज करके उन हिंट्स को जो है वो पहचानना है, ठीक है। और इसी प्रकार की थिंकिंग आपको डेवलप करनी है अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर या फिर आप डिजायर्ड पोस्ट में जाना चाहते हो, तो उसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की आपको थिंकिंग रखनी है अपने पास, ठीक है। चलो एनीवेज ये वाली बात हो गई इसके बारे में, ये आप एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही है। फसल बीमा यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की यहां पर बात हो रही है, और इसके तहत बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम जो है, जिन भी किसानों ने क्लेम मांगे थे इंश्योरेंस के, तो उनको डिसबर्स कर दिए गए हैं 2000 करोड़ रुपए के, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बेनिफिट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड किया। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्रॉप इंश्योरेंस सर्विस ये हम लोग को देखने को मिलती है। पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। अब देखिए यहां पर पहला गलत है, और ये तीनों स्टेटमेंट यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऑल तो हो ही नहीं सकता, तो ये 2 स्टेटमेंट में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है ये बेसिकली स्कीम, तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। तीसरा स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि इसका जो प्रीमियम है सभी खारिफ क्रॉप्स के 2% दिए जाते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, जैसे कि मान के चलो गाड़ी का इंश्योरेंस, समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए आप क्या करते हो, आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपने गाड़ी ली तो, और उसका इंश्योरेंस जो आपने कराया, तो उसका इंश्योरेंस जब आप कराते तो उसमें आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, प्रीमियम देना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस या किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो, तो आप उसमें प्रीमियम देते हो, अपनी तरफ से कुछ पैसे देते हो, राइट, कुछ समय समय पर, और वो प्रीमियम को आपको कंटिन्यू करना है तो, राइट। और उसके बाद बाई चांस अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपकी गाड़ी जो है वो जल गई, खराब हो गई, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा पूरा भर के देती है, बट वो कब देगी, जब आप प्रॉपर टाइम पर प्रीमियम भरते रहोगे अपना, तो राइट। तो ये प्रीमियम होता है, कुछ फीस होती है। तो मात्र 2% प्रीमियम जो है वो खारिफ क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि देना पड़ता है किसानों को मात्र 2%, और 1.5% सभी राबी क्रॉप्स के लिए हर साल भर का प्रीमियम है, और कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं उसके लिए 5% का प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम रेट्स आप याद रखिए, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीमियम से जो कि भरने पड़ते हैं किसानों को, मतलब इंश्योरेंस कराने के लिए अपने क्रॉप को, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखिएगा। और मैंडेटरी उन किसानों के लिए है जो किसान लोन्स लेते हैं अपनी जमीनों पे, राइट, उनके लिए मैंडेटरी, यानी कि जिन्होंने अपने क्रॉप्स वगैरह के लिए लोन लिया है, अपनी जमीन पे लोन लिया है, तो उनको ये जो है मतलब इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया ओनली 2 और 3, और पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ना कि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। अब
जिन भी किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो कहा जा रहा है कि उनके लोन में उनको जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उनके इंटरेस्ट में। तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है बैंक्स को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी किसान पहले एडवांस में, यानी कि इस पीरियड के बीच में ही अगर लोन अपना पे कर देते हैं पूरा, यानी कि जिनको अपना लोन देना है इस पीरियड में और जिन लोगों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है, तो इस पीरियड में ही अगर वो अपना पूरा लोन जो है वो चुका देते हैं तो उनको 3% का जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि छूट जो है वो मिल जाएगी एक प्रकार से। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी, लोन इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है किसानों को। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये वाला पूरा टॉपिक हो गया हमारा इससे रिलेटेड कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, ठीक है, फार्मिंग और एलाइड सेक्टर्स के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में। तो ये क्या है गाइस? तो देखो सिंपल बस याद रखो, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि गरीबों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी कंट्री में हर एक इंसान जो है उसको न्याय मिल सकता है, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर इनकम स्टेटस, यानी कि उसका इनकम स्टेटस क्या है, वो कितने कमाते हैं, वो सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हर एक इंसान को जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये बॉडी काम करती है। हमारी कंट्री में काफी सारे लोग जो है वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, काफी सारे लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो अपने केस में लॉयर वगैरह हायर कर सकें, राइट। तो जिन लोग के पास ऐसी कंडीशंस होती है, पैसे नहीं होते लॉयर वगैरह हायर करने के लिए, जो लीगल सर्विसेज जो होती हैं उसको अवेल करने के लिए जिन लोग के पास पैसे नहीं होते, तो उनको फ्री लीगल सर्विसेज नालसा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला जो होता है गाइस, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। जैसे कि एक तो देखा कि लॉयर हायर करने का पैसा लगता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने का पैसा लगता है, अलग अलग स्टाम्प, अलग अलग टिकट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स जिसमें लगाने पड़ते हैं, राइट, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, उसमें टिकट लगवानी पड़ती है। तो बहुत झमेला है, पता है, बहुत झमेला। और ऊपर से किसी का मामला अगर कोर्ट में दर्ज होता है तो उसको अपना काम धंधा छोड़ के जाना पड़ता है कोर्ट में, मतलब जिस भी कोर्ट में उसका केस जो है वो चल रहा होता है। तो एक तो वो जो है वो काम धंधा छोड़ के जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इनकम तो होगी नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी एक्सपेंसेस होता है। तो आम जनता के लिए बड़ी बहुत दुविधा वाली कहानी होती है कोर्ट कचहरी। इसलिए मैं हमेशा सभी लोग को बोलता हूँ कि यार अगर आपको कोई मैटर है, कोशिश करो कोर्ट के बाहर ही जल्द से जल्द मैटर जो है वो सुलझ जाए। कोर्ट यानी कि अगर सिविल क्रिमिनल केस तो सुलझ ही नहीं सकता कोर्ट के बाहर, बट अगर जैसे कुछ ऐसे हल्के फुल्के मामले होते हैं ना, तो कोशिश करो बाहर ही निपटा दो, राइट। भली बाहर आपको थोड़ा सा नुकसान क्यों ना रहो, निपटा दो। अब क्योंकि एक बार केस लग गया ना, फिर ना आप सामने वाले से लड़ पाओगे, और हमारे यहाँ तो केस इतने लंबे चलते हैं वैसे भी, राइट। तो मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ उस चीज का, तो इसलिए आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। चलो एनीवेज, तो आप लोग समझदार हो, सब जानते हो उसके बारे में। अब ये जो है नालसा जो है वो किस कानून के तहत बनाई गई थी, ये याद रखना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू बनाई गई थी। नालसा एक ऑफिशियल अपना न्यूज लेटर यानी कि समाचार पत्र भी जो है वो रिलीज करती है, और जिसका नाम है न्यायदीप। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो लोक अदालत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इनके द्वारा डिस्प्यूट्स वगैरह को सेटल करने के लिए। इसके अलावा इनका काम ये भी होता है कि वेरियस स्कीम्स वगैरह ये बनाती हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए, जैसे कि कुछ पुअर पीपल होते हैं, जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, राइट। और भी काफी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो छूट जाते हैं, राइट, जिनको यानी कि बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन के होते हैं, बट फिर भी वो पिछड़े वर्ग के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, बट फिर वो सर्विसेज वगैरह ऐसी अवेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन लोग के लिए भी वेरियस ये अलग अलग प्रकार की स्कीम्स लेकर आती है नालसा, कि उनको भी जो है वो इंक्लूड कर लिया जाए और उनको भी फ्री में लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग स्कीम्स वगैरह लेकर आते हैं, और ये दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं पुअर और मार्जिनलाइज पीपल को, जो गरीब लोग होते हैं, राइट। उनको बिल्कुल मुफ्त में जो है वो कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाती है, और जो लोग लॉयर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, जो चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके अलावा हर एक स्टेट के अंदर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होती है, राइट, जो कि वेरियस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाती है, और नालसा के डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड इनकी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये स्टेट लेवल की होती है, तो नेशनल लेवल की देखी हमने, अब फिर आ गई स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल की जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस ये बनाते हैं वो अपने स्टेट के दायरे के रहते हुए बनाते हैं, राइट। और इसके जो हेड होते हैं इस अथॉरिटी के, वो जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो होता है स्टेट के अंदर, तो उसके ऑनरेबल चीफ जस्टिस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस स्टेट लेवल की स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, जो कि सेम वही चीज करती है जो कि नालसा करती है, राइट, बट ये नालसा के डायरेक्शंस के ऊपर ही होती है। तो ये नालसा और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के डायरेक्शन के ऊपर जो है ये काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये कहां पर होती है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, सिचुएटेड रहती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। और इसको हेड जो करते हैं इस अथॉरिटी को, वो डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डीजे होंगे तो वो हेड करेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज हम लोग
लोगों ने देखी इसके बारे में, नालसा के बारे में, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई बस वो बेसिक बस याद रखो, उतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना उससे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा ना आपको उससे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। अब न्यूज में नालसा क्यों आया था गाइस, तो नालसा ने अभी रिसेंटली कहा है कि लगभग 11,077 अंडर ट्रायल्स को जो है वो रिलीज किया है जेलों से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोरोना वायरस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जेल के अंदर जो है वो कंजेशन ऑलरेडी है। आप जानते हो कि हमारी जेलों की हालत काफी ज्यादा खराब है, काफी कैदी जो है वो हमारे जेलों के अंदर है, जितने हमारे जेल की कैपेसिटी नहीं है उससे कई ज्यादा कैदी जेलों के अंदर बंद है, राइट। तो ये जो कंजेशन जो जेल के अंदर हो रहा है, तो कंजेशन को खत्म करने के लिए, डीकंजेस्ट करने के लिए 11,077 अंडर ट्रायल्स को रिलीज किया था, और नालसा ने ये चीज जो है वो बताई है, तो इसलिए ये नालसा टॉपिक न्यूज में आया था, तो इसलिए हमने नालसा के बारे में डिस्कस करा, ठीक है। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं, अंडर ट्रायल्स के बारे में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अंडर ट्रायल्स वो लोग जो कि जेल में बंद होते हैं, जिनका मामला चल रहा होता है, जिनके मामले पर जज ने फाइनल अपना जजमेंट नहीं दिया होता, तो वो लोग अंडर ट्रायल्स होते हैं। जैसे कि जो गंभीर आरोप जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो गंभीर जो क्राइम्स होते हैं, हीनियस क्राइम्स होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब दो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक व्यक्ति ने मर्डर किया, इस बंदे ने मर्डर नहीं किया, बट फिर भी ये इसके साथ खड़ा था, पुलिस इन दोनों को लेकर चली गई और जेल में डाल दिया, राइट। अब ये इंसान बेगुनाह है, बट फिर भी इसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, राइट, क्योंकि इसको फिर अपने ये बेगुनाह होने का सबूत जो है वो देना पड़ेगा। तो उसका जो पूरा केस जो चलता है वो कोर्ट के अंदर होता है, और कहा जाता है कि जब तक आरोपी जो है वो जज के द्वारा मतलब जो उनके जजमेंट के थ्रू, अगर जब तक किसी इंसान को आरोपी डिक्लेयर नहीं किया जाता, तब तक वो इंसान इनोसेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये ऐसे लोग जो है वो जेल के अंदर बंद रहते हैं, जो अपने केस के बारे में लड़ रहे होते हैं, अपने आप को बेगुनाह सबूत करने प्रूव करने के लिए जो है वो लड़ रहे होते हैं, है ना। तो वो अंडर ट्रायल्स जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे 11,077 अंडर ट्रायल्स को रिलीज किया है, तो ये चीज नालसा ने बताई थी। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आप लोग को आइडिया रखना है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड है ये वाली चीज भी, तो आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हैं कि जेलों को डीकंजेस्ट किया गया, तो ये एक इनिशिएटिव उठाया है सरकारों ने, क्योंकि जेल के अंदर अगर कोरोना वायरस फैल जाएगा तो जेल के कैदियों को भी जो है वो नुकसान हो सकता है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। अपनी लक्ष्मीकांत की बुक खोलिएगा, और लक्ष्मीकांत की बुक में ये तीनों आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले आर्टिकल्स को पढ़िए और फिर इसका आंसर लिखकर बताइए। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 क्लॉज 1। तो ये चीज आप लोग को तीन आर्टिकल जो है वो पढ़ने हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि ये तीनों आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, क्या है ये, राइट। है तो रिलेटेड इसी चीज से, लीगल एड से रिलेटेड है, बट आपको प्रॉपर तरीके से पढ़कर इसका नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स पर बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, इसमें बात हो रही है गूगल जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड के बारे में। अब देखो ये जो टॉपिक है गाइस, इसमें गूगल प्लान कर रहा है कि ये जो जर्नलिज्म वाले जो लोग हैं, जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह की कंपनी जो होती हैं, मीडिया कंपनी जो होती हैं, जो छोटी कंपनी बेसिकली जिनका टर्नओवर इतना अच्छा नहीं होता, राइट। तो ऐसे जो छोटे लोकल न्यूज आउटलेट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको गूगल कुछ फंडिंग देगा, उनको कुछ पैसे डॉलर्स वगैरह प्रोवाइड कराएगा। कहा जा रहा है कि कुछ $1,000 में प्रोवाइड किए जाएंगे स्मॉलेस्ट को, और जो थोड़े से लार्ज न्यूज रूम्स है, यानी कि बड़ी जो मीडिया कंपनीज है, उनको 10,000 की वैल्यू में जो है वो कुछ मतलब ग्रांट्स वगैरह जो है ये ऑफर करेगी, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराएगी गूगल। तो गूगल ने ये चीज कही है, ठीक है। और इसलिए ये हम लोग को गूगल जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड देखने को मिल रहा है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है जर्नलिज्म जितनी भी मीडिया कंपनीज वगैरह हैं उनको, भाई। और ये इसलिए प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि मीडिया जो सेक्टर है गाइस, इसमें काफी ह्यूज डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में, राइट। और इवन काफी सारे न्यूज चैनल से जो लोग हैं गाइस, उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि न्यूज वाले जो है उनको वो नहीं मिल पा रही है, क्या बोलते हैं, ये इनकम नहीं हो पा रही है, उनको रेवेन्यू जनरेट उनका नहीं हो पा रहा है ना। तो इसलिए ये सब चीज हो रही है। जैसे कि आप अगर न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे होगे, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई भी एड्स वगैरह नहीं आ रहा है, एडवर्टीजमेंट बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और न्यूज़पेपर की मेन जो कमाई होती है वो एड्स के थ्रू होती है, कि जो फ्रंट पेज पे हम लोग को बड़े बड़े एड नहीं दिखते, ओप्पो के, वीवो के और अलग अलग चीजों के, तो वो जो फ्रंट पेज का एड होता है वो लाख लाख रुपए का होता है। लाख तो फिर भी मैंने शायद कम बोल दिया, ज्यादा ही होता है, राइट। तो इतना उनका रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ एडवर्टीजमेंट से, राइट। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अभी उनके पास आ नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो बड़ी स्थिति जो है वो खराब हो गई है मीडिया कंपनीज वगैरह की। तो इसलिए ये गूगल जो है वो मीडिया कंपनी को सपोर्ट करेगा। अब देखो मेन खेल, आप देखो अब यहां पर हम लोग मेन चीज के बारे में बात करेंगे, जिस पर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। अभी देखो कुछ समय पहले मैंने आपको एक न्यूज प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने बात करी थी कि यूरोप के अंदर गूगल जो है मतलब इसको कहा गया था गूगल को फ्रांस के द्वारा कि गूगल मीडिया कंपनीज को कुछ पैसे दे, राइट। यानी कि मीडिया कंपनीज को कुछ कंपनसेशन दे। क्यों कंपनसेशन दे? क्योंकि गूगल जो है वो काफी सारी मीडिया कंपनीज की न्यूज जो है वो अपने पास हाईलाइट करके रखता है, यानी कि काफी सारी मीडिया कंपनीज के जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो मेंशन करता है अपने न्यूज वाले पेज में। आप देखोगे गूगल का एक न्यूज वाला पेज भी होता है, जिसमें उसकी समय समय पर न्यूज जो है वो अपडेट होती रहती है। तो अलग अलग मीडिया कंपनीज के आर्टिकल्स, उनके जो फोटोज हो गई और ये सब चीजें हो गई, यानी कि उनका जो
वर्क जो होता है मीडिया कंपनीज का वो गूगल अपने पास हाईलाइट करके रखता है। तो यहाँ पर फ्रांस के द्वारा कहा गया था और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने स्ट्रेस दिया था गूगल के ऊपर कि मीडिया कंपनी को आप कंपनसेशन दो, क्योंकि उनके आप प्रोजेक्ट जो है वो हाईलाइट करते हो यहाँ पर, राइट। अब क्या किया गूगल ने स्पेशली जर्नलिज्म को टारगेट किया और उनको लेकर इसने इमरजेंसी रिलीफ फंड लेकर आ गया। अब देखो गूगल कोई सरकार तो है नहीं, यानी कि कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं जो कि वेलफेयर वगैरह करेगी, ये भी तो एक प्राइवेट कंपनी, इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। बट ये जर्नलिज्म के ऊपर ही क्यों क्यों इसने सपोर्ट करने की बात करी, क्यों इनको ही रिलीफ फंड करने की बात करी? क्योंकि यूरोप के अंदर ये इसके ऊपर थोड़ा सा इशू चल रहा है, राइट, गूगल के ऊपर। तो ये क्या चाह रहा है कि ये इस प्रकार का एक लॉलीपॉप दिखाए और बोले कि देखो, मतलब यानी कि काफी सारी जो जर्नलिज्म की काफी सारी कंपनीज है, लोकल कंपनीज बेसिकली, उनको अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है। उनको थोड़ी बहुत पैसे दे देगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यूरोप के अंदर जो इशू जो चल रहा है वो गूगल का थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल जाएगा गूगल को उस इशू से, क्योंकि काफी सारी कंपनी इसके बिहाफ में बोलना शुरू कर देंगे ना कि नहीं नहीं गूगल सही है, गूगल गलत नहीं कर रहा, राइट। गूगल जो इमेजेस का और उपयोग करता है, ये सब चीजों का उपयोग करता है, मीडिया का उपयोग करता है, मीडिया के आर्टिकल्स का, उनके जो वर्क्स वगैरह का, उनके कॉपीराइट्स का, तो वो सही है। तो ये पूरा गेम आप समझो, क्योंकि देखो अभी इसने किया नहीं है और अनाउंस बहुत जल्दी कर भी देगा। ये बेसिकली प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग की वजह क्या है वो हम लोग को पिछले न्यूज से कनेक्ट करते हुए आनी है। तो आप लोग को इस तरीके से कनेक्ट करना है चीजों को, इस प्रकार से न्यूज को, क्योंकि आपको डायरेक्टली गूगल बोलेगा नहीं खुद से कि नहीं मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूरोप में मेरा कांड चल रहा है, वो नहीं बोलेगा। यू हैव टू स्पेसिफिकली थिंक अबाउट इट कि यार ये क्यों किया इसने, क्योंकि गूगल प्राइवेट कंपनी है यार, गूगल थोड़ी ना कोई सरकारी कंपनी जो कि वेलफेयर करेगी, और इसने सिर्फ जर्नलिज्म को ही क्यों चूज किया। तो आपको पता है इसके साथ अभी यूरोप में कोई इशू चल रहा है ना। तो ये चीज आप लोग को इस प्रकार से अपने माइंड जो है उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्लियर है यहाँ पे पूरी बात है? तो बस ये मुझे आप लोग को एक कनेक्टिविटी जो है वो बतानी थी कि इस प्रकार से आप चीजों को कनेक्ट करना सीखो, राइट। और ना ही सिर्फ इस टॉपिक के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में कोई लोकेशन आई तो कनेक्ट करो कि रिसेंटली अभी इस लोकेशन पे क्या हुआ था। कनेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस भी इंसान ने इस एग्जाम के अंदर कनेक्टिंग वाली चीज को समझ लिया तो वो गेम जीत जाएगा। मेन गेम कनेक्शन का है, कनेक्शन ढूंढो हर एक चीज में, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज पूरा इस गेम को आपको जीतना है। तो कनेक्शन, हर एक चीज का कनेक्शन आपको निकालना है, हर एक टॉपिक का। ऐसा नहीं कि जीएस1 पेपर है तो जीएस1 का जो आप आंसर लिखोगे तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली जीएस1 से ही रिलेटेड होगा, नहीं, कनेक्शन ढूंढो, हर एक चीज में कनेक्शन ढूंढो। तो कनेक्ट जैसी करोगे आप गेम जो है वो जीत जाओगे। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। अब देखिए कोरोना वायरस को मैनेज करने के लिए कुछ कोडिंग्स वगैरह लाई गई हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा हॉटस्पॉट्स, नॉन हॉटस्पॉट्स और ग्रीन जोन्स में। तो 3 जोन सामने लाए हैं, डिसाइड किए हैं। सरकार ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी वो 3 जोन्स में डिवाइड हो जाएंगी। हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 170 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, 207 नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट और जहां पर केसेस वगैरह रिपोर्ट किए गए हैं, और 359 ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर कोई भी कोरोना वायरस के केस हमारी कंट्री में रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मतलब कोरोना वायरस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया अलग अलग जोन्स के अंदर, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा गाइस? तो देखो आज की डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो चुकी है, लॉकडाउन के चलते कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, बट बहुत ही जल्दी हम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी, राइट। इकोनॉमिकली हम लोग के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल ही रहा है, राइट। और इकोनॉमिक एक्टिविटी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब सरकार को पैसे जनरेट करने हैं, कुछ भी करके सरकार को चाहिए कि अब धीरे धीरे करके इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और दूसरी बात, लोग बाग जो घर के अंदर बैठे हैं तो लॉकडाउन और लंबा होगा तो वो विद्रो कर देंगे। तो इसलिए कहा गया कि मतलब हम लोग अब इस डिजीज को फैलने से तो हमें रोकना ही रोकना है, ये तो एक चैलेंज है ही है, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम लोग को रिवाइव करना है, राइट। तो इसीलिए कहा गया कि जितने भी अब जो सेक्टर्स या फिर जितने भी जोन्स जो ग्रीन जोन वाले हम लोग को देखने को मिलेंगे, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन की होगी तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाएगी, ठीक है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2 क्राइटेरिया जो है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए सामने रखे हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आएगी, तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। तो एक तो ये है कि वहां पर कितने केसेस आए हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज वहां पर कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। पहले तो कितने केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और दूसरा कितनी तेजी से डिस्ट्रिक्ट के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, राइट। तो इन 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मैनेज किया जाएगा और क्लासिफाई किया जाएगा, मतलब हॉटस्पॉट जो है वो किस प्रकार से मेंटेन करना है, मैनेज करना है। और हॉटस्पॉट को लेकर टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर 6 से ज्यादा केसेस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट या तो रेड जोन में आएगी या फिर उसको हॉटस्पॉट कहा जाएगा, ठीक है। तो रेड जोन वाली डिस्ट्रिक्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगी जहां पर 6 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना वायरस के। इसके अलावा जो भी हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब देखो यहां पर 6 से ज्यादा केसेस हैं, बट उसके बाद जो अभी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आ गई, बट इसके बाद कहा गया कि जो भी हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट होगी जहां पर ऑलरेडी 6 से ज्यादा केसेस हैं, बट अगर वहां पर 15 से ज्यादा केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो वहां पर कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट पर
बहुत गंभीर तरीके से एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। और गंभीर तरीके से एक्शन लेना शुरू करने का मतलब क्या है, उस जगह पर कंटेनमेंट जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि उस जगह को पूरी तरह से लॉक करना पड़ेगा, पूरी तरह से, जिससे कि केसेस जो है वो बढ़े ना। और कहा यह गया है कि जितने भी, जैसे कि मान लेते हैं कोई कोई एक घर है और वहां पर पॉजिटिव केस मिला, जैसे कि एक घर है, यहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट मिल गया है, तो इस घर का जो आधा किलोमीटर का जो रेडियस का एरिया होगा, तो उस एरिया को पूरी तरह से लॉक किया जाएगा। यानी कि जो आधा किलोमीटर का जो एरिया है और जितना भी ये पूरा सर्कल बनता है, राइट, जैसे कि ये बीच में एक घर है मान लेते हैं, तो इसका ये आधा किलोमीटर का रेडियस है, तो ये पूरा एरिया जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि ये डिजीज जो है वो इस एरिया से बाहर जाए ना किसी भी कीमत पर, राइट। तो ये इसका एपी सेंटर जो है वो कहलाया जाएगा कंटेनमेंट जोन का, ठीक है। और आधा किलोमीटर का इसका रेडियस हम लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी, जैसे कि ग्रोसरी की हो गई, मेडिकल वगैरह की हो गई। इसके अलावा दूसरा एक बफर जोन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस बफर जोन के अंदर अगर जिस भी एरिया के अंदर ज्यादातर लोग जो है गाइस उनको मतलब डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इलनेस उनको हो रही है, जो कोरोना वायरस जो डिजीज है उसके कुछ कुछ सिम्टम्स है रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड, या फिर ऐसे कुछ सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जिस भी जगह पर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं सीवियर और एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पीपल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस एरिया को चेक किया जाएगा और समय समय पर उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा कि वहां पर कोई पॉजिटिव केस तो नहीं आ रहा। इसके अलावा फिर कंटेनमेंट जोन की बात करेंगे, तो कंटेनमेंट जोन का मान के चलो कि ये पूरी तरह से उस डिजीज को स्प्रेड करने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने देखी, ये भी कंटेनमेंट जोन का ही है एपी सेंटर, तो वो लास्ट में भी यहाँ पर वो सेम ही चीज लिखी गई है कि पूरी तरह से लॉक करने के लिए कंटेनमेंट जोन हम लोग को देखने को मिला है, जहां पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक पूरी बात है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है सिविल डिफेंस वॉलंटियर। नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए ये वॉलंटियर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं गाइस, जो कि अपने आप को एनरोल कराते हैं, फिर इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, राइट। तो देखो सिंपल सा बस ये याद रखो आप गाइस कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होती है तो उसके लिए वो पहले से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी पहले से जो है वो ट्रेनिंग होती है कि अगर कंट्री के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो ये वॉलंटियर्स आकर जो है वो हेल्प कर सकेंगे। और वॉलंटियर्स बनने के लिए गाइस ये काफी कम क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलते हैं, ज्यादा उतना कोई एडवांस क्राइटेरिया होता नहीं है, और ये बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस पे होता है, यानी कि जो भी इंसान अगर जिसको वॉलंटियर बनना है, समाज की सेवा करनी है, नागरिकों की सेवा करनी है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें 18 साल की उम्र होना जरूरी है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और जो एजुकेशन क्राइटेरिया होता है वो जनरलाइज क्राइटेरिया जो होता है वो चौथी कक्षा पास होना होता है, राइट, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है। और बाकी ये एजुकेशन वाला जो सिनेरियो है वो चेंज भी किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिर फर्दर गाइडलाइंस जो है वो इशू करके बता सकते हैं कि वॉलंटियर जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो बस ये बस बेसिक चीजें आप लोग याद रखो, सिंपल सी याद रखनी है कि मतलब ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो कि अपने आप को पहले से एनरोल कराते हैं कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो उस इमरजेंसी सिचुएशन में ऑफर कर सकेंगे, राइट। और जो कि अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, अभी बताया जा रहा है कि करीब 50,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल में, ये प्रशासन की हेल्प कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसके स्प्रेड को रोकने से लड़ रहे हैं ये सभी लोग, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिल रही है। और एक सिविल डिफेंस एक्ट के तहत ये हम लोग को सिविल डिफेंस देखने को मिलता है जो कि ऑपरेट करता है। इसको 2009 में अमेंड किया गया था, इसके काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसका नोटिफिकेशन 2010 में जारी किया गया था, और उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया गया कि जो सिविल वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन जब डेवलप होती है तो उस वहां पर भी ये अपनी सर्विसेज दे सकेंगे, बट उसके लिए उनको पहले से ट्रेन किया जाता है। और यहां पर इनको कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाते, कुछ बहुत मिनिमम स्टाइपेंड होता है, राइट। और बट कुछ कुछ ऐसे जो लोग होते हैं गाइस जिनको कुछ पे भी किया जाता है, यानी कि कुछ एक स्मॉल स्टाफ होता है जिसको पे किया जाता है, राइट। बट बाकी जो सर्विसेज होती है वो वॉलंटरी बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है कि कितना स्टाइपेंड होगा, वो कभी कभी मंत्री वगैरह घोषित कर देते हैं, या फिर कभी कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। उनको कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाता है उनकी सर्विसेज के लिए। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब हम लोग को देखने को मिलता है कि जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनकी स्किल्स वगैरह को देखकर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर उनको कुछ पे वगैरह भी अच्छा खासा किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बट बेसिक चीजें हैं ये सब, सिंपल से याद रखो कि समाज की सेवा करने के लिए जो एक्टिव वॉलंटियर्स होते हैं वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं वो कंट्रोलर होते हैं इस सिविल डिफेंस के, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो ये हो गया टॉपिक पूरा सिविल डिफेंस से रिलेटेड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर से रिलेटेड। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस बात यहां पर हो रही है MK54 लाइट वेट टॉर्पीडो के बारे में। देखो टॉर्पीडो क्या होते हैं, ये मिसाइल्स होती हैं इस प्रकार की, इसको हार्पून मिसाइल्स टॉर्पीडोस भी बोला जाता है। इसकी डील जो है वो $155 मिलियन की हम लोग को देखने को मिल रही है।
और ये डील जो है वो अप्रूव कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ये टॉर्पीडो है और ये हम लोग को इंडिया को जो है प्रोवाइड करा रहा है ऐसे 16 MK54 लाइट वेट टॉर्पीडोज। इसको लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पीडो भी कहा जाता है। ये बेसिकली शिप्स वगैरह से लॉन्च किया जा सकता है या फिर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है या फिर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये सबमरीन वगैरह जो होती है तो उनको अटैक कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये है टॉर्पीडो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस न्यूज में तेल के बारे में बात हो रही है, तो देखिए अभी लॉकडाउन चल ही रहा है तो उसके चलते ऑयल की डिमांड्स काफी कम हो गई है और डिमांड और सप्लाई का डायरेक्ट रूल आपको पता ही है कि जब डिमांड वगैरह कम हो जाती है तब प्राइसिंग भी जो है वो हम लोग को कम देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि सप्लाई जो है वो अपनी जगह पर रहती है बट डिमांड जहां पर कम होती है तो ऑटोमेटिकली रेट जो है, प्राइस जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो देखो यहां पर एक तो ऑयल की जो डिमांड है वो कम हुई तो उसके कारण से ऑयल के जो मतलब जो प्राइसिंग है उसमें भी काफी ज्यादा कटौती हम लोग को देखने को मिलने वाली है, राइट। बहुत बुरी स्थिति जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की होने वाली है और इसके बारे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, बताया गया है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा सबसे पहली चीज तो ये कही गई है कि कोरोना वायरस तो अभी छोड़ दो, कोरोना वायरस से पहले भी हमने देखा था कि इस साल के स्टार्टिंग में ही सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में एक टेंशन डेवलप हुई थी, प्राइसिंग वॉर हम लोग को देखने को मिला था दोनों कंट्रीज के बीच में ऑयल प्राइसेस को लेकर। तो इसके चलते ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी 60% तक जो है वो गिर गए थे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 60% तक ऑलरेडी गिर चुके थे कोरोना वायरस से पहले ही, और अब कोरोना वायरस आ गया तो इसमें और जो है वो बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि इससे एक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, राइट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में, OPEC के बारे में, तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो OPEC के जो मेंबर स्टेट्स है गाइस, तो उनको काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है और जो भी कंपनी जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं तो उनकी हालत खराब हो गई, उनका तो दिवालिया निकल चुका है, बैंकरप्सी उनकी हम लोग को देखने को मिल रही है, बैंकरप्ट हो चुकी हैं वो, राइट। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा कंज्यूमर्स को हो रहा है, क्योंकि देखो रेट कम होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनको ही फायदा मिलने वाला है और बिजनेसेस को फायदा मिलने वाला है, जो कि एनर्जी हंग्री हम लोग को बिजनेस देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। तो ऐसे जो बिजनेस है उनको काफी फायदा मिलने वाला है क्योंकि प्राइस जो है वो काफी ऑलरेडी कम हो रहे थे और अब कोरोना वायरस क्राइसिस के चलते और भी ज्यादा प्राइस जो है वो क्रैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ चीजें जो है वो संभाली है OPEC ने और इसी का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि OPEC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके द्वारा, इनके मेंबर कंट्रीज के द्वारा और दूसरी कंट्रीज के द्वारा बातचीत हुई और एक डील हम लोग को देखने को मिली जिसके चलते कहा गया कि ये 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से अपने आउटपुट को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, जितना ये तेल निकालते हैं, ये अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया, इन्होंने सप्लाई को कम कर दिया। क्योंकि आप जानते हो कि जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तब उस समय प्राइस का गिरना जो है वो ऑब्वियस ही बात है, ये नेचर है, हम लोग को देखने को मिलता है डिमांड और सप्लाई रूल का। तो वैसे ही कहा गया है कि अगर सप्लाई जो है उसको थोड़ा सा गिरा देंगे हम लोग, सप्लाई में रिडक्शन कर देंगे, तब उस समय क्या होगा कि डिमांड जो है उसको हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये जो सप्लाई और डिमांड का जो सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, उसको एक लाइन पर ला सकते हैं, जिसके चलते प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत राहत जो है वो OPEC को और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है उनको मिल सके, उनको एकदम ज्यादा नुकसान ना हो सके। बट कुछ डील, ये जो रिसेंट डील जो हुई थी, इसमें कुछ ही जो है वो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकेगा, बट ज्यादा नुकसान जो है वो होने वाला है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को। तो सिंपल मान के चलो कि आज की डेट में तेल जो है उनके भी दाम गिर चुके हैं। और देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तेल के दाम गिरने का रीजन क्या सिर्फ कोरोना वायरस है, अगर ऐसा आ जाए तो बिल्कुल उस स्टेटमेंट को गलत कर देना, क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज पहले एक्सप्लेन करी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले ही बताना चाहिए कोरोना वायरस क्राइसिस आने से पहले, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, हालांकि मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे आप, तो आपको पता लग गया होगा, राइट, याद आ गया होगा वाला टॉपिक। तो हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो एक रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो इशू चल रहा था उसके कारण भी ड्रॉप हो गए थे। तो ये वाली चीज बस आप थोड़ी सी पिन पॉइंट करके रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके अलावा बात करें जैसे कि कंट्रीज हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसी जो कंट्री ये क्या करेंगी, जैसे ही प्राइस अब कम देखने को मिल रहे हैं तो ये अपने रिजर्व जो है उसको इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि एक साथ जो है वो खरीद लेंगे, काफी बल्क में जो है वो रिसोर्सेज जो है वो परचेज कर लेंगे इन कंट्री से, क्योंकि प्राइस जो है वो डाउन हो गए, राइट। ऐसे अक्सर होता है ना कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज है उसकी अगर वैल्यू कम है, जैसे कि मान के चलो सोना है, गोल्ड है, उसकी, हालांकि गोल्ड तो आज की डेट में यार बहुत तेजी से, मैं मान के चलो कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब 39,000 था गोल्ड, और अब मेरे ख्याल से कल या परसों मैंने देखा था तो 45,000 क्रॉस कर गया गोल्ड।
तो एकदम से लॉकडाउन में गोल्ड के प्राइसेस पता नहीं कैसे इंक्रीज हो गए, राइट। तो वैसे ही जैसे कि जो लोग होते हैं ना कि जो इस प्रकार की चीजों को देखते रहते हैं अक्सर, तो जो भी लोग देखते हैं कि यार किसी भी चीज के प्राइस घट रहे हैं तो वो एकदम से अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं, राइट। ऐसी ये जनरल नेचर हम लोग को बिजनेस का देखने को मिलता है, राइट, या फिर एक ह्यूमन कंज्यूमर के नेचर का हम लोग को देखने को मिलता है। तो वैसे ये कंज्यूमर कंट्रीज है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे कि अरे अब तो प्राइस कम हो रहा है, तो ये अपना बल्क जो है वो उठा लेंगे, अपने रिजर्व जो है उसको भर लेंगे, ये अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। तो ये स्कट से जो है वो इन प्रकार की कंट्रीज को जो है वो फायदा मिलने वाला है। तो ये वाली बात हो गई गाइस इससे रिलेटेड। और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से दिमाग में आपके बैठ गए हैं, अच्छे से डिटेल में पूरी चीज समझ में आ गई है, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे आपको बतानी थी, आज है सैटरडे, काफी सारे बच्चे जो है वो पूरा लेक्चर देखते नहीं है, आधा अधूरा देख के भाग जाते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर संडे को लेक्चर क्यों नहीं आया। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो सीरीज चलती है हमारी, ये मंडे टू सैटरडे चलती है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे सीरीज आती है, डेली न्यूज एनालिसिस यहां पर प्रोवाइड की जाती है मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपका रिवीजन डे होता है। और संडे वाले दिन आपको मैं वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड कराता हूं, जितने भी दिन के जो भी ये न्यूज होती हैं उनको एक साथ एक ही सिंगल वीडियो में कंपाइल करके मैं आपको यहां पर अपलोड करता हूं संडे वाले दिन, राइट। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो से पूरा लेक्चर जो है वो रिवाइज करना है, पूरे पिछले 6 दिनों का जो भी आपने पढ़ा, या फिर अपने पास आपके नोट्स होंगे तो आप बैठ के रिवाइज कीजिए, हर एक टॉपिक को पढ़िए। और मंडे के दिन जब न्यूज आएगी वापस, तो आप ये मत सोचिएगा कि संडे वाले दिन की न्यूज यहां पर स्किप हो रही है। संडे की कोई न्यूज स्किप नहीं हो रही, मंडे के दिन ही संडे वाली न्यूज भी इंक्लूडेड रहती हैं। और कई बार जैसे कि संडे को कुछ ज्यादा न्यूज आ गई तो मंडे और ट्यूसडे इन दोनों दिनों में आप लोग को पूरी न्यूज कवर्ड मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक भी न्यूज आप लोग के लिए स्किप नहीं करते। तो ये जो है वो भूल कर भी मत सोचना कि यहां पर कोई न्यूज स्किप होती है, कोई ना कोई न्यूज स्किप होती है, ना कोई डे स्किप होता है। और ये मुझे जो लोग काफी समय से फॉलो करते आ रहे हैं वो बेहतर इस चीज को जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब होमवर्क देता हूं मैं आप लोग को। 2 होमवर्क्स हैं जनरल स्टडीज के। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने पूरे के पूरे $1 ट्रिलियन को जो इनकी कैपेसिटी है, लैंडिंग कैपेसिटी यानी कि लोन देने की कैपेसिटी जो है, उसको पूरा का पूरा ये डिप्लॉय करेंगे, रिलीज करेंगी उन कंट्रीज को जो लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जिनके पास फंडिंग की कमी है, तो उनको जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये $1 ट्रिलियन जो है वो आईएमएफ प्रोवाइड करा रही है। तो इसलिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये टॉपिक न्यूज में था, और आईएमएफ इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से डिटेल में आप पढ़िए। दूसरा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करती है, ये 2 चीज जो है वो आप लोग को अच्छे से पढ़नी है। इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ये कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और ये जो टॉपिक्स यहाँ पर ये नोट्स लिखे हुए हैं, राइट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इस होमवर्क को करने से पहले ये नोट जो है वो आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, ये आप लोग के लिए। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।